नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GSIQ में। और हाल ही में आपने सुना होगा G7 समिट के बारे में, जो कि 11 से 13 जून को यूके में आयोजित हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसमें भाग लिया है वर्चुअल रूप से। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि G6, G7 और G8 क्या है और यह कैसे काम करता है, इसके कौन कौन मेंबर हैं, और G7 और जो भारत है उसके क्या भागीदारी रही है, और G7 की 47 समिट में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे, और इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया रही है इसको देखेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं G7 क्या है। तो G7 की अगर बात करें तो यहाँ G का मतलब है ग्रुप, मतलब समूह है। तो G7 क्या है, तो दुनिया के 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कौन कौन शामिल है। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स है। तो इसको आप मैप पर भी देख सकते हैं ताकि आपको ठीक से याद रहे। तो यहाँ पर कनाडा है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है। यहाँ बात करें तो फ्रांस है, यूके है, ये जर्मनी है, इटली है और यहाँ पर है जापान। अब बात करते हैं कि शुरुआत में G7 में केवल 6 सदस्य थे। जब इसकी मीटिंग हुई थी पहली बार 1975 में, तो इसमें सदस्य थे 6, इसलिए इसको कहते थे G6। अगले साल इसमें कनाडा शामिल हो गया, तो इसका नाम हो गया G7। और उसके बाद में 1997 में इसमें शामिल हो गया रसिया के शामिल होने के बाद यह जो ग्रुप है वो G8 कहलाने लगा। किंतु 2014 में रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और वहाँ उससे उसका क्रीमिया छीन लिया। जब उसने क्रीमिया को वापस नहीं किया तो लोगों ने जो G7 है उसने ग्रुप से बाहर कर दिया और ये ग्रुप वापस से G7 हो गया। ठीक है, G7 देशों के मंत्री नौकरशाह है, आपसी हितों के मामलों में चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं, और प्रत्येक साल प्रत्येक देश बारी बारी से इस समूह की अध्यक्षता करता है, जो 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन में मेजबानी करता है। यह प्रक्रिया एक चक्र के अंतर्गत चलती रहती है। ठीक, बात करते हैं कि जब G7 उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, तो अगर बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था भी बड़ी है और चाइना की अर्थव्यवस्था भी बड़ी है, लेकिन फिर भी इसमें चाइना शामिल नहीं है। तो इस बारे में चाइना इसमें शामिल क्यों नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की। ठीक है, लेकिन फिर भी वो इसका हिस्सा नहीं है। इसका कारण ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चाइना में रहती है, और इस वजह से उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो G7 समूह देशों के मुकाबले बहुत कम है। इस वजह से ऐसे में चीन को जो है उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है, इसकी वजह से चीन इस समूह में शामिल नहीं है। हालांकि चीन G20 देशों के समूह में शामिल है। अब बात करते हैं भारत और G7 की क्या भागीदारी रही है। जब 2019 में फ्रांस में इसका शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था तो भारत ने इसमें हिस्सा लिया था, और 2020 में जब अमेरिका में यह शिखर सम्मेलन होने वाला था तब भी ट्रंप ने मोदी जी को आमंत्रित किया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया। अगर बात करें मनमोहन सरकार के शासनकाल की, तो भी भारत ने 5 बार G7 के सम्मेलनों में भाग लिया है। और जो हाल ही में जो समिट हुई है उसमें भी मोदी जी ने भाग लिया है, और उन्होंने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा है कि वन अर्थ और वन हेल्थ की सोच को आगे लेकर चलने की बात कही है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए जो पेटेंट छोड़ने की बात भी उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि जो फॉर्मूला है, जो वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक वैक्सीन उपलब्ध हो सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो वैक्सीन सप्लाई चेन है, जो वैक्सीन के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको ओपन कर देना चाहिए। ठीक है, उस पर रोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हाल ही में देखा गया था कि अमेरिका ने कच्चे माल पर रोक लगा दी थी। तो इनडायरेक्ट रूप से ये बात मोदी जी ने अमेरिका के लिए कही है। ठीक है, अब बात करते हैं जो G7 की जो समिट हुई है 11 से 13 जून को, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं एक बार। तो इसको होस्ट किया है यूनाइटेड किंगडम ने, इस यहाँ के PM है बोरिस जॉनसन, उन्होंने। और ये 11 से 13 जून को 11 तारीख को स्टार्ट हुई थी और 2 दिन तक चलती है, तो 11 से 13 जून तक हुई थी। इसका जो मोटो था वो था बिल्डिंग बैक बेटर, और ये कार्बिस बे में हुई थी, कॉर्नवेल यूके में, कार्बिस रिसोर्ट के अंदर। इसमें जो भाग लेने वाले जो देश थे वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन, इन्होंने इसमें भाग लिया था। अब बात करते हैं इसके जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका महत्वपूर्ण निर्णय है वो 3BW है। 3BW के तहत इन्होंने क्या किया कि $40 ट्रिलियन है उसको आधारभूत ढांचे में निवेश करने की घोषणा की है। 3BW का जो उद्देश्य है, इसके 2 उद्देश्य देखे जा रहे हैं। एक तो BRI का मुकाबला करने के लिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना के द्वारा चलाई गई है, उसका मुकाबला करने के लिए। और दूसरा जो BRI के तहत
जो देश ऋण जाल में फंस गए उनको एक विकल्प उपलब्ध करवाने के लिए भी इसका घोषणा की गई है। तो इसको 3BW को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि BRI क्या है। तो BRI के तहत चीन जो है वो प्राचीन सिल्क रोड व्यापार को पुनर्जीवित करना चाहता है। ठीक है, यह सिल्क रूट चीन को एशिया और यूरोप से जोड़ता था पहले, लेकिन अब चाइना इससे क्या कर रहा है कि रेलवे, सड़क, बंदरगाह और राजमार्ग के द्वारा अन्य जो बुनियादी ढांचे हैं उनके द्वारा इसको जोड़ना चाह रहा है। जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें जो बेल्ट का मतलब है वो है ये थल मार्ग वाला, मतलब सड़क मार्ग वाला, और जो रोड का मतलब है वो है समुद्री मार्ग वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये उल्टा है। ठीक है, तो इसके तहत चाइना इन देशों को ऋण, अब चाइना क्या करता था कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है, इसके तहत जो देश इस रास्ते में आ रहे हैं इनको क्या करता था, ऋण देता था इसके लिए कि आप बंदरगाहों को डेवलप करो, आप नई नई फैक्ट्रियाँ लगाओ। ठीक है, इसके तहत उनको ऋण देता था। ऋण देने के बाद में यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम कौन करेगा, वो करेगा चाइना की कंपनी। कच्चा माल कहाँ से आएगा, तो चाइना से आएगा। तो इसका जो पूरा फ़ायदा होगा वो किसका होगा, चाइना का। चाइना को पूरा फ़ायदा होगा। अब इन देशों को क्या होता था कि नुकसान की वजह से ऋण नहीं चुका पाते थे और इस वजह से ऋण जाल में फंस जाते थे। और ऋण जाल में फंसने के कारण चाइना जो था वो इनका कोई टेरिटरी ले लेता था, मतलब कोई जगह ले लेता, जैसे कोई बंदरगाह ले लिया, कोई जैसे श्रीलंका में हाल ही में देखने को मिला है। तो ये कुछ वैसे ही था जैसे पुराने समय में साहूकार करते थे कि पहले ब्याज पे ऋण देते थे और उसके बाद में जब वो नहीं चुका पाते थे तो उनके खेत खलिहान वगैरह ले लेते थे। ठीक है, तो इसके बाद में इसी को काउंटरैक्ट करने के लिए G7 समूह जो देश हैं उन्होंने 3BW की घोषणा की है। अब नेक्स्ट 3BW के तहत सामूहिक रूप से निम्न और मध्यम आय वाले जो देश हैं एशिया और अफ्रीका में, इनके लिए सैकड़ों अरबों के बुनियादी ढांचे के निवेश को प्रेरित करेगा। G7 के साथ एक मूल्य संचालित उच्च मानक पारदर्शी साझेदारी की पेशकश करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट जो अगली जो घोषणा है वो उसकी बात करते हैं। तो ये है कार्बिज बे घोषणा। कार्बिज बे घोषणा इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्बिज बे वहाँ पर एक रिसोर्ट है। ठीक है, कॉर्नविल में, जहाँ पर ये मीटिंग हुई थी, G7 समिट हुई थी वहाँ पर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य जो है कार्बिज बे घोषणा का वो है भविष्य की महामारियों को रोकना। G7 ने गरीब देशों को 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन से अधिक कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक देने का वादा किया है। इसमें से आधा तो देगा संयुक्त राज्य अमेरिका और 100 बिलियन ब्रिटेन प्रदान करेगा। वर्ष 2022 के मध्य तक दुनिया की कम से कम 70% आबादी को टीका लगाने के लिए 11 अरब खुराक की आवश्यकता है। यह खुराक सीधे और अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की। तो जलवायु परिवर्तन के तहत भी जो अमेरिका ने जो वादा किया था, $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता करेगा गरीब देशों की, किसमें, तो कार्बन उत्सर्जन की कटौती करने में। अब बात करते हैं नेक्स्ट घोषणा की। तो इसमें जलवायु परिवर्तन में जो गरीब देश हैं जो उनको कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में मदद करेगा अमेरिका। इसके लिए वो प्रति वर्ष $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता करेगा। और 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उसमें सुधार की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। और वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का संकल्प लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी चाइना पर इसकी क्या प्रतिक्रिया रही, क्योंकि चाइना ने इसकी आलोचना की है। क्योंकि जब G7 समिट की जो बैठक हुई थी उसमें जो चाइना के द्वारा जो जिनजियांग प्रदेश में उइगर मुसलमानों पर जो अत्याचार किया जा रहा है, जो मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसकी निंदा की गई थी। और दूसरा, जो चाइना के द्वारा हांगकांग में जो मांग चल रही है लोकतंत्र की, उसमें उसको दबाने के लिए जो अत्याचार कर रहा है उसकी भी इस G7 समिट में आलोचना की गई थी। और दूसरा BRI एक्ट, जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको रोकने के लिए भी इसमें 3BW की घोषणा की गई है। तो जाहिर सी बात है कि चाइना के अगेंस्ट था, पूरी मीटिंग थी वो चाइना के अगेंस्ट थी। तो इस वजह से चाइना ने भी इसके प्रति कड़ी निंदा करने के लिए और इसका मजाक उड़ाया है। और उन्होंने जो लास्ट सपर जो चित्र है, जो फेमस चित्र है जिसमें जूस अपने अनुयायियों के साथ लास्ट सपर में भोजन करते हैं, और उसी के तहत इन्होंने एक टेबल के ऊपर उसी की तर्ज पर ये टेबल लगाई है और इसमें G7 के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को बिठाया है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि इन्होंने इस टेबल पर भारत को जगह नहीं दी है। भारत को इन्होंने जगह दी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि भारत को दर्शाया गया हाथी से, क्योंकि भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो इस वजह से ये हाथी के समान है, जो धीरे धीरे चलती है लेकिन काफ़ी शक्तिशाली है।
साथ ही इसमें पीछे गैस सिलेंडर दिखाया गया है, क्योंकि भारत में जब कोरोना के दौरान हाल ही में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो ये उसको दर्शाता है। और दूसरा इन्होंने दर्शाया कि यहाँ पर एक गंगा जल को दर्शाया कि हमारे यहाँ दवाई की कमी है, तो हम गंगा जल के द्वारा, मतलब ये हमारी देखो मान्यता है, लेकिन फिर भी इन्होंने इसका एक मजाक सा उड़ाया है। और दूसरा इसमें दर्शाया गया है कि गाय को दिखाया गया है, मतलब गौमूत्र की, मतलब ये गौमूत्र चढ़ा रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर जो हेल्प मी, मतलब ये दिखाया गया है। तो इसमें कुल मिला के इन्होंने कड़ी निंदा की है और इसमें भारत की भी आलोचना की है। जबकि भारत ने क्या किया, इन्होंने जो 3BW की घोषणा की है, भारत ने उस पर अभी अपनी सहमति नहीं दर्शाई है। भारत ने कहा कि हम इसकी स्टडी करेंगे और उसके बाद में इस पर निर्णय लेंगे। ठीक है, तो चाइना की इस प्रतिक्रिया पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। और दूसरा, जाते जाते आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन ये है कि 2022 में G7 की जो समिट है वो कौन होस्ट करेगा, मतलब किस देश में होगी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं इसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा। और आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो फॉर मोर अपडेट्स कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।